ये मेरा वेबसाइट है जहाँ पर हम जो भी कंटेंट मैं पढ़ाता हूँ आपको यूट्यूब पे या इवन हम अनअकैडमी पे, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वेबसाइट पे उसको डाल दिया जाए। ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। चलिए, तो सर्च करना आपको englishtak.com और पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं आप। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। अब इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना, और ये बिल्कुल एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब हम जब एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ेंगे, देखिए हमारे पास स्लैश दिया हुआ है और साथ ही साथ स्लैश पे आप ज्यादा नहीं जाएंगे। अगर आपके पास नीचे ऑप्शंस दिया तो आप ऑप्शंस के थ्रू चलिए। देखिए एक एक पार्ट में आपको बताता चलूंगा। आई टोल्ड द टेलर, इसमें आपको कभी कभी दे दिया जाता है आई टोल्ड टू द टेलर, अब ये दे दिया जाता है आई टोल्ड टू द टेलर। अब ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, इस पॉइंट को समझेंगे। टोल्ड के साथ टू नहीं आएगा, टोल्ड के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अगर टू लगाना है तो आप सेट कर सकते हैं। तो टोल्ड के साथ हमने ये सीखा कि भाई एक्टिव वॉइस में, ये भी बात ध्यान रखेंगे कि टेल प्लस ऑब्जेक्ट होता है और ये सिर्फ एक्टिव वॉइस की बात हो रही है। हम यहाँ पर टू प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। इस पॉइंट में तो सही है। आगे हम बढ़ते हैं, टू मेड। तो एरर हमारा यहीं पर है। टू मेड में क्या होता है कि हम इन्फिनेटिव का फॉर्मेशन करते हैं टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ। यानी जब हमें इन्फिनेटिव फॉर्म करना है तो हम टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, V1 फॉर्म लगाते हैं। तो हमारा एरर मिल गया, टू के साथ इन्होंने मेड लगा दिया, ये गलत हो गया और इसे हमें चेंज करना पड़ेगा मेक। जैसा मैंने इंट्रो में शुरू में बताया कि मैं इसको लाइव ला सकता था, लेकिन लाइव में इतना एक्सप्लेनेशन बच्चे करने नहीं देते, जल्दी जल्दी सर आगे बढ़ो। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पूरा डिटेल सीखने को मिलेगा। तो इन्फिनेटिव का फॉर्मेशन हमें ध्यान रखना है कि जब टू आएगा तो उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। आगे आते हैं इस फॉर के लिए कि सर यहाँ पर कोई दूसरा प्रेपोजिशन हो सकता है क्या। तो ध्यान रखेंगे कि फॉर हम पर्पस के लिए यूज करते हैं। और हम किसके लिए यूज करेंगे, पर्पस सॉरी, फॉर का यूज हम पर्पस के लिए करेंगे। तो कह रहा है कि भैया आई टोल्ड द टेलर टू मेक अ न्यू ड्रेस, हमने करेक्ट कर दिया, टू मेक अ न्यू ड्रेस फॉर मी, यानी किस पर्पस के लिए, किसके लिए बनाना है। तो हमने यहाँ पर लगाया फॉर प्रेपोजिशन। तो याद रखेंगे फॉर का यूज हम पर्पस के लिए करते हैं। एरर हमें मिला यहाँ पर डी पार्ट में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फेयर। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फेयर, क्या इसमें कोई एरर है। जवाब आएगा सर इसमें कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल ये एरर फ्री सेंटेंस है। अब हमें दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर स्टैंडिंग यहाँ पर बिना हेल्पिंग वर्ब के कैसे हो गया, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है वो कहता है कि अगर आप आईएनजी वर्ब फॉर्म यूज कर रहे हैं तो आईएनजी के पहले आप बी वर्ब जरूर लगाएंगे। अब बी वर्ब तो है नहीं, फिर भी ये सर सही कैसे हो गया। तो इस पॉइंट को समझेंगे कि एक्चुअली ये लिखा हुआ कुछ इस तरीके से है कि द लेडी who is standing in the corner is fat। और हमारे पास एक छोटा सा अपना कॉन्सेप्ट है, यानी ग्रामर का कॉन्सेप्ट है कि आप रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब को अंडरस्टूड कर सकते हैं, यानी इसको हटा सकते हैं और ये बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाएगा। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, यानी हम रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब को अंडरस्टूड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लगाने की जरूरत नहीं है, लगा दें तो भी सही, ना लगाएं तो भी सही। तो यहाँ पर ये पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। लेकिन एक मन में और आ रहा है सर हेल्पिंग वो मजा नहीं आ रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली स्टैंडिंग इन द कॉर्नर जो है ना, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो इस लेडी के बारे में बताया जा रहा है। तो यानी ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अब जब हमें पता चल गया कि एडजेक्टिव है तो बिल्कुल हो सकता है नाउन के बाद हम एडजेक्टिव लिख दिए और वो लेडी नाउन को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि कौन सी लेडी जो कोने में खड़ी है, मोटी है। अब एक दूसरी चीज और समझाऊंगा कि इसमें इज फैट है। अगर मान लेते कॉर्नर तक आपको लिखना होता है, आप कॉर्नर तक ही फुल स्टॉप लगाने का मन बनाते, तब क्या सेंटेंस सही होता, तो सेंटेंस गलत हो जाता है। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इनकम्प्लीट हो जाता है, ये फिर पूरा का पूरा एक फ्रेज बन के रह जाता। फिर हमको लिखना पड़ता द लेडी इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, फिर हमें लिखना पड़ता द लेडी इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। तो ध्यान रखेंगे कि आगे जो इज फैट है ये इसको कंप्लीट कर रहा है। द लेडी इज फैट हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, हमने बताया रिलेटिव प्रोनाउन प्लस आप वर्ब को
अंडरस्टूड कर सकते हो, हटा सकते हो। एरर इसमें कोई भी गलती नहीं है, सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर। अब देखिए इसमें जो एरर है वो है एरर पार्ट ए में। अब यहां पर क्या समझना हमें, प्रेपोजिशन के बाद हम जब भी कोई प्रोनाउन लिखेंगे तो दैट विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस। वो कौन से केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। प्रेपोजिशन के बाद जब भी आप लिखेंगे तो आपको कौन सा केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। यहाँ पर वी को हटा करके क्या करना पड़ेगा, अस। अब यहीं पर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, उसको आप ध्यान रखेंगे कि ऑफ भी एक प्रेपोजिशन है, लेकिन इसके साथ हम ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखते हैं बल्कि पजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं। ठीक है, अगर इस दूसरे वाले को लेकर के किसी तरह का मन में कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं एक अच्छा सा वीडियो भी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। चलिए नंबर 3, माई आंट सोल्ड हर बुटीक टू अ बिलेनियर। मेरी चाची ने एक अपना जो बुटीक था जो भी बनाया होगा उसको एक बिलेनियर को बेच दिया। तो ये सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, ये भी सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री है। अब जरा समझेंगे यहाँ पर सोल्ड को। ये जो सोल्ड है एक्चुअली सेल वर्ब का V2 और V3 फॉर्म होता है, सेल, सोल्ड, सोल्ड। अब इतना हमें समझ में आ गया तो एक चीज समझेंगे, ये जो सेल वर्ब है ये अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट ले सकता है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब डबल ऑब्जेक्ट होगा तो हमें पता है कि एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे देखेंगे she sold a book to me। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि हम जब ये बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे इसके बीच में ये टू प्रेपोजिशंस का आना जरूरी है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, she sold me a book, she sold me a book, उसने मुझे एक किताब बेचा। बट सेल के साथ हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो व्हाट का रिप्लाई होता है, और जो whom का रिप्लाई होता है वो हिम ऑब्जेक्ट होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर समझ में आया कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। बाकी हमने सोल्ड को समझा कि सोल्ड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर। जब इसको हमने करवाया अनअकैडमी पे तो बच्चे कहे कि सर इसमें दो दो एरर है। ठीक है, एक एरर है हमारा बेटर और एक एरर है हमारा हैज डन। ये तो हमें पता चल गया। देखिए एक समझेंगे ऑल को, कि अगर आप कहीं ऑल बॉयज लिखोगे तो ध्यान रखना ये गलत होगा, क्योंकि ऑल जो है ना ये प्री डिटरमिनर है। प्री डिटरमिनर कहने का मतलब होता है कि कोई ऐसा डिटरमिनर जो ऑलरेडी एक डिटरमिनर लगा है उसके पहले लगना। यानी अगर हमने कोई एक नाउन लगाया है तो इसके पहले एक डिटरमिनर लगा होगा, फिर ये दूसरा डिटरमिनर आप द का यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा द बॉयज तो हम इसके पहले ऑल का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने द नहीं लिखा तो ऑल का प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो ऑल द बॉयज हो गया, तो यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स बिल्कुल हमारा सही है। अब चूंकि डन की बात है तो इज डन नहीं होगा, इट विल बी हैव डन। ऑल द स्टूडेंट्स हैव डन बेटर दिस ईयर। अब इस चीज को समझना है पॉइंट को कि सर बेटर यहाँ पर क्यों सही हुआ। हम जानते हैं कि कॉम्परेटिव के साथ दैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन दैन तो सर यहाँ पर है नहीं, फिर ये कैसे सही हुआ। जरा समझेंगे, ये दिस ईयर कह रहा है, यानी इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये मिल रहा है कि भाई लास्ट ईयर से वो तुलना कर रहा है, यानी बेटर देन लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर आया था बेटर देन दैट ऑफ लास्ट ईयर हम कर सकते हैं, या दोज ऑफ लास्ट ईयर कर सकते हैं कि जितने स्टूडेंट्स लास्ट ईयर पास किए उससे ज्यादा इस ईयर पास किए। तो ये बेटर में कोई गलती नहीं है, ये दिस ईयर के कारण। अगर सपोज दिस ईयर नहीं लगाता तो यहाँ पर एरर हो जाता। ठीक है, चलिए एक और कंफ्यूजन मन में होता है कि सर बेटर तो एडजेक्टिव है, तो ये चीजें गलत कंसेप्ट है, इसको जरा समझ लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। हमारे पास एक गुड एडजेक्टिव है और वेल एडवर्ब है, लेकिन इन दोनों का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है। गुड आपका एडजेक्टिव है और वेल आपका एडवर्ब है, और इन दोनों का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है। नेक्स्ट, राकेश इज फुलिश टू सेड सच थिंग्स। अगेन हम बड़ा जल्दी इसको पकड़ लिए, और इसी तरह का आपके एमटीएस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि सर ये बड़ा आसान क्वेश्चंस है, ऐसे ही पूछे जाएंगे, बस प्रिपेयर होके जाइए एग्जाम में। चलिए, तो हमें पता है कि टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, V1 फॉर्म आएगी। यहाँ पर टू सेड गलत है,
टू सेड गलत है, हम टू सेड के बदले क्या लिखना पड़ेगा, टू प्लस से। या हम कर सकते हैं कि हम परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज कर सकते हैं, हम इसको कर दें टू हैव सेड। ये आपका सिंपल इंफिनिटिव होगा, टू से। राकेश इज फुलिश टू से सच थिंग, मतलब ऐसा कह रहा है वो लड़का फुल्ली से मूर्ख है। या टू हैव सेड कहने का मतलब होगा कि उसने कुछ बात कही और उसके बाद कहा गया कि अरे इस तरह का बात उसने कहा है तो वो मूर्ख लड़का है। दोनों में अंतर है कि अगर वो कह रहा है या कहता है तब हम टू से करेंगे, लेकिन टू हैव सेड का मतलब उसने बातें कह दी है, अब उसको कहा जा रहा है यार राकेश अगर ऐसी बात कहा है तो राकेश एक गधा है, राकेश एक मूर्ख लड़का है। चलिए, my visiting to my family are far and few and far between। अब इसमें एरर ढूंढेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने बीच में बताया भी था कि वर्ब के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप आर देख रहे हैं तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा, विजिटिंग होगा। अब विजिटिंग तो सिंगुलर नाउन है, फिर आर गलत हो जाएगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आर ही वो सही है, बल्कि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट इस बार चेंज करना पड़ेगा। अब जरा समझेंगे क्यों हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। विजिट जो कि एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है। अब देखो हमने कितना परेशानी उठाया कि वर्ब है फिर उसको नाउन बनाया आईएनजी करके। जब ये ऑलरेडी नाउन है तो हम इसको उठा करके सिर्फ डायरेक्ट विजिट्स ना कर दे, सिंगुलर में विजिट और प्लुरल में विजिट्स। तो माय विजिट्स टू माय फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन। तो ये चीजें समझ में आई कि हम विजिट को वर्ब बना के फिर नाउन ना बना के बल्कि हम डायरेक्ट यूज कर दिए। अब यहाँ पर एरर हो गया आपका सी पार्ट। नेक्स्ट है शी वांटेड टेलिंग यू हु यू कुड अप्रोच फॉर योर प्रॉब्लम। अब एक चीज समझेंगे यहाँ पर कि किसी भी वर्ब या फ्रेज के बाद ध्यान रखेंगे कि आप 2 प्लस V1 का प्रयोग करेंगे 80 to 90% केसेज में। बार बार मेरे परसेंटेज ऊपर नीचे होते हैं, बट इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम परसेंटेज मैक्सिमम टाइम आप किसी भी फ्रेज के बाद या वर्ब के बाद वर्ब लिखना हो, किसी भी वर्ब या फ्रेज के बाद वर्ब लिखना हो तो आप उसको 2 प्लस V1 से लिखेंगे। और जो बचे हुए 10% केसेज है वहां पर वर्ब की आईएनजी आती है, और इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया, तो वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे वांटेड टेलिंग यहाँ पर कभी नहीं हो सकता है, कि जब भी होगा तो इसको हमें यूज करना पड़ेगा टू टेल। अब एक चीज समझेंगे, अभी मैंने बताया कि टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, ये अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा। शी वांटेड टू टेल यू हु यू कुड अप्रोच। अब यहाँ पर समझेंगे who you could approach for your problem, मतलब आप किसको अप्रोच कर सकते हैं, कौन ऐसा इंसान है जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं। Their friendship will not last long। अब हम ना लॉन्ग लास्टिंग बड़ा टर्म ज्यादा सुनते हैं, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग टर्म हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो इस केस में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कभी भी लॉन्ग लास्टिंग और लास्ट लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग और लास्ट लॉन्ग ये दोनों अलग अलग तरह की चीजें हैं, और दोनों को कभी भी आप मिक्सअप नहीं करिएगा। क्योंकि होता क्या है कभी कभी कि हम ना चीजों को मिक्सअप करना शुरू कर देते हैं। जब हम बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग या लास्ट लॉन्ग, तो लॉन्ग लास्टिंग कैसे यूज कर, जैसे जब आप वर्ब के जैसा यूज करते हो, जैसे हम बात करते हैं जब लास्ट वर्ब की यूज करते हैं, ठीक है, जब हम वर्ब को यूज करते हैं लास्ट के जैसा, लास्ट को अगर हम वर्ब के जैसा यूज करते हैं तो आप उसको ये कह सकते हो, लास्ट आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है, लास्ट आपका वर्ब हो जाएगा। लॉन्ग लास्टिंग हम किसी को ऐसी बता सकते हैं, किसी की लाइक ड्यूरेशन बताने के लिए, किसी का एज बताने के लिए, कि जैसे कोई चीज है तो कह रहे हैं ये लॉन्ग लास्टिंग है, यानी ये ज्यादा दिन तक टिकने वाला है, मतलब टिकाऊ जिसको कहते हैं। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब क्या कह सकते हैं, टिकाऊ कह सकते हैं। लास्ट यहाँ पर जो यूज हुआ है ये वर्ब है, और वर्ब है और इसके बाद चाहिए हमको एडवर्ब, तो लॉन्ग आपका दोनों चीज होता है। लॉन्ग जो होता है आपका एडजेक्टिव भी है और ये आपका एडवर्ब भी है। ये दोनों चीज समझ में आया। तो देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्ग, यानी कहने का मतलब हो गया कि उनकी दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, यानी सेंटेंस में फिर कोई गलती है नहीं, क्योंकि विल हो गया, विल के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म, यहाँ पर लास्ट का मतलब टिकना या चलने के अर्थ में हो गया और बाद में एडवर्ब हो गया।
तो सेंटेंस में यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। अब कहेंगे कि सर इसमें ना 2-3 आपने जो करवाया वो नो एरर वाला था, ठीक है, नो एरर वाला था, तो मैं आपको बस यही लाइक वो कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ कि आप नो एरर भी एग्जाम में ढंग से करके आए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो लास्ट क्वेश्चन सेम रह गया। ओहो चलिए तो 9 क्वेश्चंस हुए, हमने 10 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं अगर मेरे पास हो पीपीटी या जो भी चीज जहां से मैंने कॉपी किया है। हाँ चलिए एक क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा वेट अ सेकेंड, आप रिकॉर्डिंग में भी हम आपको एडिट कर लेते हैं। चलिए तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हमारा है द सर्वेंट वॉज बिटन थ्रू हिज मास्टर विद अ स्टिक। अब ये क्वेश्चंस में आपको दो अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिलेगा। एक जानने को मिलेगा यहाँ पर एरर है ये थ्रू, यहाँ पर आएगा बाई। एक हमें बाई प्रेपोजिशन समझ में आया कि बाई प्रेपोजिशन कब यूज करेंगे, तो कह रहा कि द सर्वेंट वाज बीटन, यानी सर्वेंट को पीटा गया, हिज मास्टर, मास्टर का मतलब मालिक, टीचर मत समझ लेना यहाँ पर मालिक से, ठीक है, कि मालिक उसको पीटा। तो जब ध्यान रखेंगे कि अगर हम बाई प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं तो इसके साथ डूअर आता है, यानी अगर आपको डूअर यूज करना है तो इसके साथ आप बाई प्रेपोजिशन लगाएंगे, थ्रू का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं विद। विद जब भी यूज करेंगे आप इसके साथ इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे। इंस्ट्रूमेंट कहा जाए तो औजार, अगर किसी औजार की बात हो रही है तो वहां पर आप विद प्रेपोजिशन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे विद प्रेपोजिशन हो गया स्टिक के साथ एक औजार के रूप में, और यहाँ पर हो गया हिज मास्टर, बाई को और थ्रू को हटा करके बाई कर देने से। तो ये थे आपके एमटीएस के, एकदम स्पेशल एमटीएस के 10 कॉमन एरर के क्वेश्चंस, जो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें सीखने को चीजें मिला होगा कि कब कब क्या क्या होता है, कि 10 क्वेश्चंस थे लेकिन मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया, एक एक छोटी छोटी बातें बताई। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जो करना है आप करिए। मैं अब ज्यादा नहीं बोलता हूँ, पहले बहुत चीजें बोला करता था, अब मैं ज्यादा नहीं बोलता। बाकी आप लोग समझदार बच्चे हो, करिए जो आपको मर्जी हो, शेयर वगैरह करते रहिए। धन्यवाद आप सभी का।